वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। और जैसा कि आपको यूपी टेट के बारे में पता चल चुका होगा कि 25 जुलाई को अब यूपी टेट का पेपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं 2018 का। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि किस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में मैं वन बाय वन करके जो टॉपिक्स हैं उसको डिटेल में भी कराऊंगी ताकि कहीं से भी पूछा जाए आप उसका आंसर कर पाए। लेकिन पेपर को देखना ज़रूरी है, पेपर को समझना ज़रूरी है कि यूपी टेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में केवल हम लोग पेपर को देखेंगे, उसके आंसर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन बाय वन करके टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 2018 का ये पेपर मैं आपके सामने आज सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 121 है, प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे क्वेश्चन हर बार देखने को मिले हैं अक्सर यूपी टेट में भी, साथ ही साथ जो अदर कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी में फोटोसिंथेसिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्लांट जो ग्रीन होते हैं ये फोटोसिंथेसिस से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें भी मेन रोल क्लोरोफिल का होता है। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे पूछे हैं जो प्लांट्स होते हैं वो हरे होते हैं, किस पिगमेंट की वजह से वो ग्रीन होते हैं। पहला ऑप्शन है एंथ्रोसाइनिन, दूसरा ऑप्शन है कैरोटीनाइट, तीसरा ऑप्शन है लाइकोपीन और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफिल। ये बेहद इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप साइंस साइड से तो आपको तो इसका आंसर पता ही होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से पेड़ों में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ही जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। अगर आपने प्लास्टिक टॉपिक पढ़ा होगा साइंस में जिसमें बताए जाते हैं पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, तो आपको पता होगा। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 122 है, ह्यूमन एक्टिविटीज डेट कॉज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड, यानी कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। कौन कौन सी गतिविधियां जिम्मेदार हैं। तो पहला देखिए क्या है, यूज ऑफ एरोसोल कैंस, यानी कि एरोसोल कैंस का उपयोग करना, क्या ये भी जिम्मेदार होती हैं। बिल्कुल, ये भी जिम्मेदार हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। साथ ही साथ वनों को जलाना, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, ये भी जिम्मेदार होता है, बल्कि ये तो बहुत ज़्यादा ही होता है। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, कृषि के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, सभी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, विच क्रॉप बिलोंगिंग टू द फैमिली यूफोरबिएसी इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल, यानी कि कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, कॉपर लीफ है, सेकंड ऑप्शन है जेट्रोफा, तीसरा ऑप्शन है कैंडल नट ट्री या फिर चौथा ऑप्शन है सर्पगंधा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा। जेट्रोफा के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, अगर आपने रीट वाली क्लास देखी तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था। इवन सीटेड में भी इस पेड़ के बारे में पढ़ा होगा आपने। जेट्रोफा जो फसल है, जेट्रोफा वो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, जो कि फैमिली यूफोरबिएसी से बिलोंग करती है। ध्यान रखिएगा, फैमिली यूफोरबिएसी से बिलोंग करती है जेट्रोफा फसल, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक यानी कि साइंटिफिक नाम है ओसिमम सेक्टम। तो ये ओसिमम सेक्टम किसका नाम है, अगर आप साइंटिफिक नेम भी जानते होंगे जो कि बेसिक बीएससी लेवल में पढ़ाया जाता है, साइंस वाले स्टूडेंट इसको भी जानते होंगे। ओसिमम सेक्टम तुलसी का नाम है, तुलसी पौधे का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा तुलसी। ऑसिमम सेक्टम है इसका साइंटिफिक नेम और हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है क्योंकि ये औषधि के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। कई बीमारियों में तुलसी के पत्ते की औषधि बना के दी जाती है जिससे कई रोग ठीक हो जाते हैं। इसीलिए तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम ऑसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो ये तुलसी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा तुलसी।
क्वेश्चन नंबर 125 है द वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड, यानी कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? क्या उसे ताज़ा पानी कहते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर कहते हैं, ताज़ा जल, या फिर पोटेबल वाटर, पीने योग्य पानी? आपने देखा होगा कई जगहों पे टंकियाँ लगी होती हैं और जहाँ पे भी पीने योग्य पानी होता है तो वहाँ पे लिखा भी होता है पीने योग्य पानी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पोटेबल वाटर। तो यहाँ पे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। अगर आप माइंड लगाएंगे तो भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तीसरा है यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर, जिसे कहते हैं आसुत जल, और 4 है यहाँ पे टैप वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, जो पिया जा सके, पीने योग्य पानी इंग्लिश में कहेंगे पोटेबल वाटर, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दूसरा, पीने योग्य पानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज ड्यू टू द लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज। ये क्वेश्चन रीड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? पहला ऑप्शन है मीथेन के, दूसरा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट के, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड के, और चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो गैस कौन सी लीकेज हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से ही वो घटना घटी थी, लीकेज हो गया था। 42 टन गैस भरी हुई थी टैंक 610 में। 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट का शॉर्ट फॉर्म में मिक, और इसका फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो CH3NCO, ये इसका फॉर्मूला होता है मिक का, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट का। 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस में जल चला गया था, पानी चला गया था 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे, जिसकी वजह से वहाँ पे रिएक्शन होने लगा था और उस टैंक का तापमान काफ़ी हद तक बढ़ गया था, 200 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जिसकी वजह से जो टैंक था उसको खोलना पड़ा। जैसे ही उस टैंक को खोला गया था वैसे ही वो जो जहरीली गैस थी वो हवा में घुल गई थी, जिसकी वजह से ये घटना घट गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटी, तो ध्यान रखिएगा 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, 2 दिसंबर 1984 की रात को ये जल चला गया था, जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ। लेकिन ये घटना कब घटी? घटना घटी थी 3 दिसंबर 1984 को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे फॉल्स ऑन, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा ऑप्शन है 2 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 16 सितंबर, और चौथा ऑप्शन है 11 जुलाई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था वो 1974 को मनाया गया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया था 1974 को, होस्ट था अमेरिका। और ये घोषित कब किया गया था ये दिन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 1972 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 जून 1972 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे घोषित किया गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 5 जून। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 MS स्वामीनाथन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, यानी कि एक इकोलॉजिस्ट थे, या फिर पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, या फिर कृषि वैज्ञानिक थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, यानी कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 वेयर इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII लोकेटेड? कहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड है? अहमदाबाद में, न्यू दिल्ली में, या फिर कोयम्बटूर में, या फिर देहरादून में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किससे सोख लेते हैं? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड को, दूसरा ऑप्शन है हीलियम को, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन को, या फिर चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन को। आपको इन दो गैसेस में कंफ्यूजन हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो हमेशा ध्यान रखिए जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, और जो मनुष्य होते हैं वो ऑक्सीजन को
एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन पेड़ जो होते हैं वो जस्ट उल्टा होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन ह्यूमन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे इन्वायरमेंट में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे और हीलियम कौन सी गैस है, हीलियम अगर आपने देखा होगा जो बैलून्स में हवा भरी जाती है वो हीलियम ही होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, यानी कि द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को खाते हैं यानी कि अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हर्बीवोर्स कहते हैं, या फिर है डेट्रीवोर्स कहते हैं जिसे डिकम्पोजर भी कह सकते हैं। तीसरा है कार्निवोर्स या फिर है कीमोवोर्स। देखिए कीमोवोर्स ये तो नहीं होगा, ना ही यहाँ पे हर्बीवोर्स कौन होते हैं पहले आप इसे समझिए। देखिए हर्बीवोर्स वो होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जिन्हें शाकाहारी कहते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, जिन्हें हेटरोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, तो हर्बीवोर्स नहीं होगा। कार्निवोर्स कौन होते हैं, कार्निवोर्स वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्निवोर्स भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, डेट्रीवोर्स डिकम्पोजर्स कहते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उन्हीं को डिकम्पोजर्स कहते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक भक्षी, यानी कि डेट्रीवोर्स, ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर, यानी कि हीटेड ग्राउंड वाटर से कौन सी एनर्जी ड्राइव्ड होगी। ताप भूम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी। पहला ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा। देखिए यहाँ पे भूम जल की बात करी जा रही है, ताप भूम जल से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो भूतापीय ऊर्जा ही प्राप्त होगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जियोथर्मल एनर्जी, ऑप्शन 1। सेकेंड है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये नहीं होगी, ये जल से विद्युत वाली जो ऊर्जा होती है वो होती है, तो ये नहीं होगा। सोलर एनर्जी, सूरज से एनर्जी जो होती है वो भी नहीं होगा। न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जो फ्यूज़न, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जो एनर्जी मिलती है वो होती है न्यूक्लियर एनर्जी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, शोला ग्रासलैंड आर फाउंड इन। ये सिंपल क्वेश्चन है कि शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट्स में ये पाए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। पेलिकन पक्षी की एक प्रजाति है, ये कहाँ पे प्रजनन करते हैं। इन इंडिया पेलिकन ब्रीड इन, पहला है कुक्कारे बेलूर में, सेकंड है नेलापट्टू में, या फिर थर्ड है कुंथन कुलम में, या फिर ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, सभी जगह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, ये क्वेश्चन भी रीट में भी आ चुका है। मिनी माता रोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिनमें पारा पाया जाता है, जिन मछलियों में अधिक मात्रा में पारा यानी कि मरकरी पाई जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो जापान में एक जगह है मिनी माता, जहाँ की फैक्ट्रियों से वेस्ट मटेरियल निकलता था, और जब वेस्ट मटेरियल उस जहाँ पे मछलियाँ होती थी वहाँ पे जाता था और वो वेस्ट मटेरियल में पारा होता था, और जब मछली उन पारा को खा लेती थी, उन पारा वाले वेस्ट मटेरियल को खा लेती थी, फिर वो मछलियों को जब मनुष्य खाते थे तो उनको मिनी माता रोग हो जाता था। तो मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिनमें अधिक मात्रा में पारा यानी कि मरकरी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन तीसरा, मरकरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। पहला है
भूमध्य जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसे कहते हैं इक्वेटर, दूसरा है नॉर्थर्न पोल, तीसरा है साउथ पोल जिसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, या फिर ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? पहला है हीरालाल जे कानिया, बिल्कुल सही है यही, तो यही थे पहले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, द रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं उनसे रिलेटेड है, दूसरा ऑप्शन है पॉल्यूशन इन रिवर्स यानी कि नदियों में प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल, या फिर ऑप्शन 4 है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक रिलेटेड है विलुप्ति के करीब जो जीव, ऐसे एनिमल्स जो विलुप्त हो रहे हो, जिनका खतरा हो खत्म होने का, तो विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं उनसे रिलेटेड होती है रेड डाटा बुक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 एनिमल्स नियर एक्सटिंक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष हैं कौन है वर्तमान में पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है मालिनी भट्टाचार्य, दूसरा ऑप्शन है गिरिजा व्यास, तीसरा ऑप्शन दिया है रेखा शर्मा, चौथा ऑप्शन दिया है यास्मीन अबरार। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन तीसरा रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? पहला है संसद यानी कि पार्लियामेंट के, या फिर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा के सभापति। तो किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो 90 भाग में, यहाँ पे जो ऑप्शन दूसरा है वो करेक्ट हो जाएगा, 90 भाग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति की शक्तियों से, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, तीसरा ऑप्शन है शहरी स्थानीय स्वशासन से, या फिर ऑप्शन 4 संसद की शक्तियों से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दूसरा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, यानी कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, ऑप्शन दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? यानी कि कौन सी गैस घुलती है पानी के साथ जो वर्षा का पानी होता है, जिससे जो वर्षा का पानी होता है वो एसिडिक हो जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसी को कारण माना जाता है ताजमहल की तबाही का, और इसी की वजह से जो पानी होता है वो एसिडिक यानी कि वो अम्लीय हो जाता है वर्षा का पानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो संविधान टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय संविधान में विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ विचार कहाँ से लिया गया है? क्या स्विट्जरलैंड, यूएसए से यानी कि अमेरिका से, या इंग्लैंड से, या फिर है आयरलैंड से? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से, यूएसए से नहीं। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं यूएसए और इंग्लैंड में, तो यूएसए से नहीं बल्कि इंग्लैंड से, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन तीसरा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? क्या गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्ट्री, या फिर ऑप्शन 2 है भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट, या फिर है लोकसभा सचिवालय? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? यानी कि जिस समय आप एक दूसरे से कुछ पूछ सकते हैं, वहां के जो बाकी लोग होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, उनसे जब आप कुछ पूछेंगे तो उस काल को क्या कहा जाएगा? क्या उसे शून्य काल कहते हैं? तो शून्य काल नहीं होगा, ये 0 हावर नहीं हो सकता है, बल्कि ये ना ही सार्वजनिक होगा जो ऑप्शन 2 दे रहे हैं पब्लिक हावर, ये भी नहीं होगा, ना ही ये विशेष अधिकार काल होगा, बल्कि ये प्रिंस काल होता है जिसमें आप एक दूसरे से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। उस काल को ही प्रिंस काल इनके क्वेश्चन हावर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 प्रिंस काल।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो अगर आप इस वर्ड को देखिए तो वर्षा जल संग्रहण क्या होगा, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। पहला है पानी का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ यूज्ड वाटर, यानी कि प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण। या फिर तीसरा ऑप्शन है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, अगर आप इस वर्ड से समझेंगे तो वर्षा जल संग्रहण मतलब हो जाएगा वर्षा जल का जमाव करना और भंडारण करना यानी कि स्टोरेज करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है यानी कि कहाँ पे प्रोटेक्टेड है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन यहाँ पे जो तीसरा दिया है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एक क्रम है वो सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए सबसे लास्ट में होता है डीकम्पोजर, तो यहाँ पे डीकम्पोजर ऑप्शन 1 में दिया है और ऑप्शन 4 में दिया है, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में से ही आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिए कंज्यूमर नहीं आता है बल्कि प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि सबसे पहले उत्पादक आएंगे, फिर उपभोक्ता आएंगे, फिर आपका आएगा डीकम्पोजर यानी कि अपघटक। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 गलत है क्योंकि ऑप्शन 4 में सबसे पहले उपभोक्ता कह दिया है। तो सबसे पहले उपभोक्ता नहीं होता है, सबसे पहले उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता होता है और फिर अपघटक होता है, जो कि ऑप्शन 1 यहाँ पे दिया है, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। लास्ट क्वेश्चन है 2018 पेपर यूपी टेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, इथेन और मीथेन। तो प्रोपेन ना इथेन ना मीथेन बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में होती है ग्रीन हाउस गैसेस में से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने 2018 ईवीएस का पेपर सॉल्व किया है यूपी टेट का। आई होप आपने अच्छे से पेपर को देखा होगा, एनालाइज किया होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।